बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया था और उसके फार्मूले का डेरिवेशन देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यानी जब हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो ट्रायंगल के अंदर 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो हम एरिया कैसे निकालेंगे वो हमने पिछले टर्म पे डिस्कस कर दिया था। आज जो हम देखेंगे वो ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर होता है उस पर डिस्कस करेंगे। मतलब कई तरीके के सेंटर ट्रायंगल में मिलते हैं, जैसे ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और आपका सेंट्रॉइड। तो ये क्या क्या होता है इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर किसी मैं ये कहूँ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कब, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो उसका एरिया 0 होगा। जाहिर सी बात है, क्यों? इफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर देन वी कैन नॉट ड्रा ट्रायंगल, सो एरिया विल बी 0। मतलब अगर ये एरिया ये ट्रायंगल हो तभी तो इसका एरिया होगा कुछ, लेकिन ये तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो अगर ऐसा दे दिया जाए कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो मतलब कोलिनियर का मतलब समझ है ना कि एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो तो क्या होगा, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो उसका एरिया 0 होगा। तो फार्मूले में हम क्या करेंगे, जो फार्मूला था हमारा क्या था, मॉड x1 y2 माइनस y1 नहीं y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस नीचे लिख देंगे x3 y1 माइनस y2 मॉड 1 इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे। क्योंकि भाई 0 क्यों होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो मतलब एक ही लाइन में हो तो उसका ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो उसका एरिया भी 0 होगा। ठीक है, ये वाली बात बतानी थी, बता दी। चलो अब आगे बढ़ो बढ़िया से। देखो भाई हम बात कर रहे थे ट्रायंगल के सेंटर के बारे में। तो भैया ट्रायंगल ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रायंगल बनवा लिया। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सेंटर की। सबसे पहला सेंटर हम लोग देखेंगे सेंट्रॉइड। क्या सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड अभी जानते हैं कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं भाई, सेंट्रॉइड देखेंगे किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो पहले ये सुन लिया जाए कि सेंट्रॉइड है क्या। तो सुनो सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड वो पॉइंट कहलाता है ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल के मीडियन से मिलकर बना। सेंट्रॉइड क्या है, वो पॉइंट है जो ट्रायंगल के मीडियन से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो, ट्रायंगल के मीडियन से बनने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। मिसाल के तौर पर दिस इज अ ट्रायंगल, तो मीडियन क्या होता है पहले ये जान लो। सपोज दिस लाइन ए बी, this line AB and this line L, this line AB and this line Q। तो क्या L ने ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, नहीं करा। ये छोटा है बड़ा है दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। तो Q इज द मीडियन ऑफ AB। मतलब मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। वो लाइन जो किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम मीडियन बोलते हैं। अब तो ट्रायंगल में कितनी लाइन है, 1 2 एंड 3। मतलब पॉइंट का नाम दे दूँ AB BC और CA, 3 लाइन है। तो 3 लाइन के मीडियन होंगे, तो मतलब ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियन होंगे, 3 मीडियन होंगे। तो मीडियन से मिलने वाला पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो देखिए मान लीजिए AC का मीडियन
दिस इज नॉन ए सी का मीडियन, इसने इसे बराबर इक्वल पार्ट में लिया। ये ए बी का मीडियन है, अरे लग नहीं रहा ना तो लगा लेते हैं, ये दो, अब तो लग रहा है। चलो, तो इसने ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ऐसी बी सी को इस लाइन ने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। अगर नाम दे दें तो मान लीजिए एल ने ए सी को डिवाइड करा इक्वल पार्ट में, और इस लाइन को नाम दे दूं क्यू, ओ एम नाम दे देता हूँ। एम ने ए बी को डिवाइड करा इक्वल पार्ट में, इस लाइन को नाम एन दे देता हूँ। तो एन ने बी सी को डिवाइड करा इक्वल पार्ट में। तो जहाँ इन तीनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल एम एन आर मीडियन, क्योंकि तीनों लाइनें मीडियन होंगी, क्योंकि ये वो तीन लाइनें जिन्होंने किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो ये तीनों मीडियन है, तो इन तीनों मीडियन से मिलने वाला पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा। समझ में आया सेंट्रॉइड क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा कौन सा पॉइंट जो तीन मीडियन से मिलने वाला पॉइंट होगा, वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंट्रॉइड। ये पॉइंट क्या है हमारा? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड समझ में आया। सेंट्रॉइड क्या होता है? वो पॉइंट जो ट्राइंगल के अंदर मीडियन से मिलने वाला पॉइंट हो, वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे देखते हैं। एक बार जरा इस पर नजर डालो फटाफट, जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, तो समझ आया ना सेंट्रॉइड क्या है। एक बात और, सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर मिलेगा आपको। ये वाली बात भी ध्यान रखना। चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब सारे एंगल एक्यूट हैं इसके। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, मतलब उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया किसी ट्राइंगल में, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो उसका भी हम सेंट्रॉइड निकालेंगे तो इनसाइड द ट्राइंगल आएगा। तो क्या समझ आया? तो सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल के अंदर मौजूद रहेगा। और सेंट्रॉइड होता क्या, समझ में आ गया? मीडियन से मिलने वाला पॉइंट हमेशा सेंट्रॉइड कहलाएगा। मीडियन से मिलने। और एक बात बता दूं मैं, तीनों मीडियन है एल एम एन, एल एम एन। तो तीनों मीडियन ट्राइंगल के वर्टिसेस से टच कर रही होगी। जैसे एम सी से टच कर रही है, और एल बी से टच कर रही है, और एन ए से टच कर रही है। ये हमेशा होगा। मतलब मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल always touch the vertices of triangle। और कौन सी vertices? सामने वाली। मतलब AC की जो मीडियन है, तो AC के सामने जो vertices है ट्राइंगल के, मतलब B, उससे टच कर रही होगी। BC की जो मीडियन है वो BC के सामने वाली vertices A को टच कर रही होगी। तो समझ में आया सेंट्रॉइड है क्या? तो अपने सिलेबस में यही है। अब ये पॉइंट है क्या? अरे अच्छा से बताता हूँ। व्हाट इज दिस पॉइंट? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो, अगर मेरा ये x1 y1 है, मेरा ये x2 y2 है, अब मेरा ये x3 y3, तीनों पॉइंट को माना है ना, तीनों पॉइंट मान लिए मैंने, x3 y3। अब सेंट्रॉइड इज दैट, इसमें क्या होगा सेंट्रॉइड? x, y में, x, y की फॉर्म में होगा भाई। कोई भी कोऑर्डिनेट तो x, y की फॉर्म में होगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, तीनों को सम करो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड मिल जाएगा। और अगर इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मीन्स अगर इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका y कोऑर्डिनेट, यानी A पॉइंट का, B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तीनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करो, अपॉन 3 कर दो, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जब x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो सेंट्रॉइड पॉइंट मिल जाएगा x, y। नहीं आई बस समझ आ गई? चलो, सेंट्रॉइड समझ आया ना बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में अपने इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चंस पूछ लेगा, यानी इस पॉइंट सेंट्रॉइड निकालो, तो सिर्फ सेंट्रॉइड अगर कोई निकलवाएगा, जैसे पॉइंट यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या है निकालो,
तो उसका ये फार्मूला बताया एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का। तो सिर्फ सेंट्रॉइड का ही है अपने सिलेबस में, बाकी के जो अभी सेंटर्स देखेंगे तो उनका फार्मूला हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो होते क्या है ये पता होना चाहिए। तो अभी तक सेंट्रॉइड समझ में आया ना कि सेंट्रॉइड होता क्या है। चलो अब आगे बात, चलिए आगे अब एक है, अच्छा, एक चीज़ और है, एक बात मैं भी बता देता हूँ। जैसे कि ये मीडियम था, एल एम एन, तो ये सेंट्रॉइड होगा, हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। हर रेशियो को कितने में डिवाइड करेगा? 2:1 को। मतलब BL क्या है? एक मीडियन है, तो BL को जो सेंट्रॉइड है, मतलब इसे निकालने अगर अलग से तो ये BL हो गई, तो इसमें ये पॉइंट ये है, तो ये जो डिवाइड करेगा 2:1 के लिए, मतलब 2 पार्ट इधर होंगे, 1 पार्ट उधर। मिसाल के तौर पर 2:1 यानी टोटल 3 है। जैसे आप ये मान लो आपके पास 3 समोसे, इस पूरी लाइन के पास 3 समोसे हैं BL में, तो 2 समोसे इस पे होंगे, 1 समोसा इस पे। अगर इस पे 6 समोसे हैं तो अब 6 समोसे के टोटल पार्ट 2:1 है, यानी टोटल पार्ट 2 और 1 3 पार्ट करो, 6 समोसे के 3 पार्ट करो इक्वल, यानी कि 2 समोसे। तो 2 समोसे के 2 पार्ट इसके पास हो गए, यानी इसके पास 4 समोसे, इसके पास 2 ही समोसे रह जाएंगे। अगर आपके पास 9 समोसे हैं तो 9 समोसों के इक्वल पार्ट करो 3 से, क्योंकि 2:1 का रेशियो है, टोटल 3 है, तो 3 समोसे। तो इसके बाद 3 समोसे के 2 पैकेट, यानी 6 समोसे इसके पास 3 समोसे। तो रेशियो का मतलब तो समझ आता है ना आपको, पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन 8 क्लास में। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये 2:1 के रेशियो में। ऐसे ही AN जो है वो 20, अगर इसे मैं O मान लूँ तो ये भी 2:1 में होगा, ऐसे ही ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो सेंट्रॉइड इज डिवाइड द मीडियन इन 2:1 रेशियो, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। जो बड़ा पोर्शन है वो 2 होगा, छोटा पोर्शन 1 होगा। ये तो जनरली बात है। चलें आगे बढ़े। चलो हाँ, अगला सेंटर, एक सेंटर और होता है, ऑर्थो सेंटर। अब देखो भैया क्या होता है ये पता है, बहुत है हमारे लिए, बहुत है, इनफ। तो ऑर्थो सेंटर क्या है? सुनो, ट्रायंगल नहीं होगा, तो ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट कहलाता है जो किसी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड से मिलकर बना हो। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या था? जो मीडियन से मिलके बना हो। अब ऑर्थो सेंटर क्या है? जो एल्टीट्यूड से मिलके बना हो। अब एल्टीट्यूड क्या है? दिस लाइन, इस पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो दिस इज नॉन, मान लीजिए ए बी, और इस पे पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू इज नॉन एज एल्टीट्यूड ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है? ए बी पे ही एल्टीट्यूड है, ए बी पर ही एल्टीट्यूड है पी क्यू। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। और मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? वो लाइन जो किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और एल्टीट्यूड क्या होता है? वो लाइन जो किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ये दी 90, ठीक है। तो देखो ये जैसे ट्रायंगल ABC है और ये लाइन L है, वही नाम देंगे जैसे कंफ्यूजन LN है। अब BL इज एल्टीट्यूड ऑफ AC पे गिरी है, और CM is the altitude of AB and AN is the altitude of BC because AC is making the 90 degree angle on BC, और इसी तरह BL is the altitude of AC। क्यों? BL AC का altitude क्यों है? Because BL makes the 90 degree। ऐसे ही मैंने ये बताया कि BC AN
एल्टीट्यूड क्यों है BC का? क्योंकि AN 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह AB पे CM एल्टीट्यूड क्यों है? क्योंकि CM यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक बात, अगर कोई लाइन जैसे ये CM है, उसने AB पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो। अगर 90 डिग्री गिराया, एल्टीट्यूड बनाया, इसी तरह AN अगर एल्टीट्यूड है BC का, तो ज़रूरी नहीं है कि BN और NC बराबर हो, ये दो पार्ट आपस में बराबर हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस अभी हमें क्या जानना है कि ऑर्थोसेंटर क्या होता है? जो किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड से मिलके बना हो। ट्रायंगल में 3 लाइन, तो तीन लाइनों पे 90 डिग्री गिर रहा होगा, तो इसका मतलब 3 एल्टीट्यूड, जैसे LMN, तो वहां पे इनका पॉइंट जो होगा, दिस इज नॉन एज ऑर्थोसेंटर। ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोसेंटर। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। ऑर्थोसेंटर क्या होगा? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखिए, इसका 90 डिग्री, जैसे ये मान लीजिए AB, ये ठीक है, ABC 3 है। अब देखिए AB का एल्टीट्यूड 90 डिग्री गिर रहा होगा, तो अगर मैंने ये कह दिया ये, तो एक मिनट, AB का एल्टीट्यूड ये होगा और C का एल्टीट्यूड मेरा क्या नाम है, A का एल्टीट्यूड अगर मैं मानेंगे ABC, तो ABC एक क्या है हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, अब मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिया। तो अब बताइए ऑर्थोसेंटर कैसे बनेगा? फटाफट सोचो, फटाफट। हाँ भाई, तो अब ऑब्ट्यूस एंगल में ऑर्थोसेंटर किधर होगा? तो सुनो, क्या होता है ऑर्थोसेंटर? कि 90, ये तो मालूम है ना ऑर्थोसेंटर क्या है? कि किसी लाइन पे मतलब ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल में अंदर तो नहीं गए, ट्रायंगल में जो 90 एल्टीट्यूड से मिलने वाला पॉइंट होता है। अब एक बात, तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैं C से AB पे 90 डिग्री डालूंगा, तो ये तो एंगल ऑब्ट्यूस है, तो इससे कम एंगल होगा। तो इसका मतलब अगर इससे कम एंगल है तो वो इस तरीके से आएगा बाहर की तरफ, मतलब AB ये है, AB भी है, इस पर बाहर की तरफ ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, जितना उधर बढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं A से पॉइंट डालूंगा BC पे, तो ये भी एक्यूट एंगल बना रहा है, तो यहाँ से भी मैंने 90 डिग्री, यहाँ से भी क्या होगा, ये थोड़ा पॉइंट स्केल से सही आएगा, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है। तो ये पॉइंट मान लिया O। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एल्टीट्यूड, और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के अंदर जब रहेगा जब हमारा एक्यूट एंगल हो। जैसे यहाँ था कि B पॉइंट, अगर मैं B से पॉइंट डालूँ, एल्टीट्यूड B से डाल रहा हूँ मैं, AC पे अगर एल्टीट्यूड डाल रहा हूँ, तो AC के A पॉइंट पे जो एंगल हो और C के एंड पे जो एंगल हो, दोनों एक्यूट होने चाहिए, तभी मैं ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड पर डाल सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैंने C से एल्टीट्यूड डालना चाहा, तो A पॉइंट और ये B पॉइंट मेरा, तो A पे तो एक्यूट है लेकिन B पे ऑब्ट्यूस है, तो अगर एक भी ऑब्ट्यूस आ गया, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ कब आता? अंदर की तरफ जब आता जब हमारे दोनों साइड पे एक्यूट एंगल होगा। इसी तरह अगर मैं A से डालूँ तो BC पे पड़ेगा, भाई A से डालूंगा BC पे पड़ेगा, तो भाई C पे तो एक्यूट है लेकिन B पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी वही कंडीशन है, तो यहाँ भी देखो बाहर की तरफ हुआ, यहाँ भी बाहर की तरफ 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना, क्योंकि देखो BC
बी सी जो था उसका मैंने जो ये बी पॉइंट है अपना, अरे ये थोड़ा ट्रायंगल क्या हुआ, तो ये जो पॉइंट था तो इसे 90 डिग्री लेने के लिए मैंने ये सी ओ को इधर ट्रांसफ़र कर दिया बाहर की तरफ। बाहर की तरफ हुआ तो मुझे ए से पॉइंट जो मिला ए ओ, और रही बात अब बी पॉइंट से ए सी पे डालेंगे तो दोनों तरफ एक्यूट है भाई, तो इसका मतलब ये वाली कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बी से डालेंगे एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जब डालेंगे तो मान लीजिए स्केल से आएगा तो बिल्कुल सही आएगा, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, या लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, वरना ये बिल्कुल स्ट्रेट आती है, यानी कि ये बी पॉइंट से टच करती है, ओ से टच होती है बी से। तो अब ये थोड़ा डार्क हो गया, अब समझाता हूँ बढ़िया से, अब ज़रा देखना है इसे, खुद बताना ए बी सी। अब ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसलिए भाई अब सी से पॉइंट डालेंगे तो एक तो ऑब्ट्यूस आ गया, तो इसलिए अब बाहर की तरफ आएगा। अब इसी तरह तो ए से अगर मैं पॉइंट डालूंगा तो सी एक्यूट है लेकिन बी ऑब्ट्यूस है, तो ये भी बाहर की तरफ आएगा। लेकिन बाहर की तरफ ऐसे आएगा कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाली जो सी से मैंने जो डाला है एल्टीट्यूड, और ए से जो एल्टीट्यूड डाला है, तो जाहिर सी बात है दोनों एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री तो बना ही रहे होंगे, तो ये पॉइंट मेरा ओ। और रही बात बी से देखेंगे तो बी से हम क्या देखेंगे, दोनों एक्यूट है तो एक्यूट एंगल डालेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा, ये। तो ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पे, थोड़ा डार्क हो गया, फिर से थोड़ा हल्का कर देते हैं, तो ये देखिए ये पॉइंट जो मिला मुझे, ये वाला पॉइंट, दिस इज नॉन एज ऑर्थो सेंटर। तो अब ये ऑर्थो सेंटर होगा क्योंकि ये किससे बना है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल से। जैसे अब ये यहाँ पे ए बी सी था तो बी सी का एल्टीट्यूड क्या था, ए एन था, तो यहाँ भी बी सी का एल्टीट्यूड क्या है, ए एन है। लेकिन आउटसाइड क्यों है, आउटसाइड इसलिए है क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल को जब हमने 90 डिग्री में, देखिए अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो 90 से बड़ा है ना, तो 90 से बड़ा है तो छोटे की तरफ बनेगा, तो इसलिए मैंने इसे बाहर की तरफ लिया। इसी तरह जो मेरा अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा है, सी हमारा जो ये है सी से सी एम है, तो ये ए बी पे गिरा, इसी तरह ए बी पे भी एक एक्यूट एंगल था, तो यहाँ पे आने का मतलब क्या है, देखो आप कैसे भी करके अगर एल्टीट्यूड डालना चाहेंगे, मतलब इस पॉइंट से 90 डिग्री डालना है, इस पॉइंट से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है जनरली कि स्ट्रेट लाइन डालनी है। तो अगर आप इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन डालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आउटसाइड आएगी, इनसाइड तो आ ही नहीं सकती। कैसे आ जाएगी, क्योंकि देखिए अगर आप ए बी पे डालना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल मिल रहा होगा, कहीं भी डालिए ए बी पे, लेकिन आपको 90 डिग्री का एंगल चाहिए तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ेगी। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने बिल्कुल नीचे स्ट्रेट खींचा। अब इसी तरह मैं इसी तरह ए पॉइंट से, अब आपको समझ आ जाएगा कि बाहर पॉइंट क्यों आ रहा है। तो ये तो समझ में आया ना कि स्ट्रेट लाइन क्यों करी, क्योंकि अगर मैं ए बी पे डालता तो मुझे एल्टीट्यूड नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ एंगल मिल रहा था। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन मिले, वो कब मिलेगी, मैं बिल्कुल सी से स्ट्रेट नीचे की तरफ डालूंगा। इसी तरह मैं ए से, देखो अब ए बी पे अगर मैंने स्ट्रेट, आप देखिए ए से मैं पॉइंट डालूँ बी सी पे, तो बी सी पे मैं कोई सा भी पॉइंट डालूँ, ट्रायंगल को बड़ा कर लूँ समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब मैं बी सी पे ए से डालूँ, कहीं भी लाइन डालूँ तो कुछ ना कुछ एंगल बनना है, कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा, कोई सी भी लाइन डाल दूँ कहीं भी, लेकिन मुझे 90 डिग्री चाहिए तो बिल्कुल स्ट्रेट डालनी होगी। तो ए पॉइंट से मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालूंगा तो देखो आउटसाइड ही आएगी, क्योंकि ये तो अंदर तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है एक्यूट का। अगर मैं इधर कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैं कहीं भी इधर कर दूँ क्यों फ़ायदा नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए ना। तो आप कहोगे स्ट्रेट लाइन ऐसे भी मिल सकती है, ऊपर की तरफ मिल सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ मिल जाए तो सी से ऊपर की तरफ मिल जाए तो क्या कहीं मेरे पॉइंट मिल रहे हैं ना, कहीं पॉइंट नहीं मिलेंगे।
ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन ऑर्थो सेंटर का है जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो पॉइंट इंटरसेक्शन कराने के लिए इसे मैं इस डायरेक्शन में बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचा। अब इसे मैं नीचे की तरफ नहीं खींच सकता क्योंकि कभी मिलेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने इसे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर खींचा। भाई मुझे एल्टीट्यूड के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना ना, चाहे यूँ बना दूँ इस तरीके से ऊपर की तरफ, चाहे मैं ऐसे देखूँ इसे, मतलब ये भी तो 90 डिग्री है, अगर मैं ऐसे देखूँ ऐसे तो इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये वाला लिया, ये वाला, और यहाँ पे क्या करा मैंने, ये वाला लिया, तो दोनों 90 है। वजह क्योंकि मुझे पॉइंट मिल गया है कोई, तो पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिला ना ये वाला। अब ठीक है, अब जैसे पॉइंट मिल गया, इधर से ये मिला, इधर से ये मिला, और रही बात बी से डालने की, तो भाई बी पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ एक्यूट एंगल है, दोनों तरफ एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन जब हम उसे पॉइंट मिलाना है तो इसलिए मैंने एक्सटेंड करा, तो वो आउटसाइड मिला। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या समझे कि एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर इनसाइड होगा, ऑब्ट्यूस एंगल में ऑर्थो सेंटर आउटसाइड होगा। मिलेगा वही, ऑर्थो सेंटर है वही जो एल्टीट्यूड से यानी 90 डिग्री से मिलके बना है। और यहाँ भी वही बात है कि तीनों एल्टीट्यूड वर्टिसेस से टच कर रहे होंगे। जैसे बी हमारा कौन सा था, ये ए एन एल्टीट्यूड जो था, यानी बी सी का जो एल्टीट्यूड है वो ए वर्टिसेस से टच कर रहा है, ऐसी ए बी का जो एल्टीट्यूड है वो सी वर्टिसेस से टच कर रहा है। इसलिए हम सी पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला, इसीलिए हमने ए पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला, इसीलिए हमने बी पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला। वही कंडीशन यहाँ लगाई, इसीलिए यहाँ पे सी पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला, इसीलिए यहाँ पे ए पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला, इसीलिए यहाँ पे बी पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला और मिलाया। समझ में आ रहा है? और ये भी बात समझ आ गई थी कि सी से एल्टीट्यूड ए बी पे क्यों नहीं मिला, यहाँ ए बी पे क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये एक्यूट ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के सी से जो हमने एल्टीट्यूड डाला वो ए बी पे मिला, क्योंकि इसके दोनों तरफ एक्यूट एंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर मिल गया। अगर ये इनमें से एक भी ऑब्ट्यूस हो जाता तो ट्रायंगल के बाहर ही 90 डिग्री बनता, अंदर बन ही नहीं सकता। कहाँ बनाती, को सोचो, कोई 90 नहीं, 90 बाहर ही बनेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो एक केस और देखो, ऑर्थो सेंटर, एक केस और देखो। लल्ला, अब बताइए, ये तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब एक बात बताइए, आपको ऑर्थो सेंटर बनाना है। मैंने क्या बताया, एक बात दिमाग में बिठा दी कि मीडियन और ऑर्थो सेंटर के पॉइंट जो होंगे वर्टिसेस से टच कर रहे होंगे, तभी तो सी से हमने बाहर की तरफ खींचा था अभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, और एक्यूट एंगल में भी सी को टच कर रहा था, ऑब्ट्यूस में भी हमने सी से ही खींचा था, सी से और फिर ए से फिर बी से, तीनों पॉइंटों को टच करा रहे थे। क्योंकि मीडियन और एल्टीट्यूड जो होते हैं ट्रायंगल के वो वर्टिसेस को टच करते हैं। अब देखिए, अगर मैं सी से डालूँ एल्टीट्यूड, तो अभी आपको एक बात बताई मैंने, क्या बताई कि सी से एल्टीट्यूड अगर ए बी पे डाल रहे हैं तो दोनों तरफ एक्यूट एंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर आएगा। क्या भैया दोनों तरफ एक्यूट एंगल है ना, इधर 90 डिग्री है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी से बिल्कुल परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, स्ट्रेट डालूंगा, तो वहाँ बाहर आने की वजह क्या थी, वहाँ बाहर आने की वजह यूँ थी क्योंकि वो कौन सा एंगल हो रहा था, ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा था। यहाँ उसी लाइन पे आने की वजह क्यों है एल्टीट्यूड, क्योंकि ये 90 डिग्री खुद ऑटोमेटिक है। तो जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का 90 डिग्री पे तो लाइन आनी चाहिए, और वो मेरी आ भी रही है। अब इसी तरह सी पॉइंट से मसला खत्म। अब ए से देखेंगे, ए से एल्टीट्यूड डालूंगा तो बी सी के दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए, तो ट्रायंगल के अंदर लाइन आएगी। क्या बी सी दोनों एक्यूट है ना, बी नहीं है, तो इसका मतलब ए से डाल दो, आप उस तरफ डालो जिस तरफ आपने सी को खींचा है उसी तरफ डालो, तभी तो इंटरसेक्शन कराएंगे। आपने एल्टीट्यूड डाला, अब आपने कहा यार ये भी उसी लाइन पे आ रही है, भाई आएगी क्योंकि ये खुद एल्टीट्यूड है, यानी खुद 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूस होता तो आउटसाइड आ जाता, ऑब्ट्यूस होता तो आउटसाइड द ट्रायंगल हमारी लाइन आती। अब ये लाइन बाउंड्री पर ही क्यों आ रही है, क्योंकि ये खुद 90 डिग्री है। अब रही बात बी से देखने की, तो दोनों तरफ एक्यूट है। अब यहाँ पे वो वाला मसला लगा, आपने बी से डाला, देखो बी पॉइंट से डाला है मैंने, तभी तो ए सी पे पहुंचा, तो तीनों लाइनों पे एल्टीट्यूड पहुंच गया। तो अब देखिए बी का जो पॉइंट है वो भी यहीं टच कर गया, तो तीनों पॉइंट मुझे ट्रायंगल की बाउंड्री पे ही मिल गए। तो यानी ऑर्थो सेंटर मुझे कहाँ मिला,
ट्राइंगल की बाउंड्री पे। ऑर्थो सेंटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है, तो तीनों एल्टीट्यूड से मिलने, क्योंकि एल्टीट्यूड नहीं है क्या 90 डिग्री नहीं बना रहा, ये एल्टीट्यूड नहीं है 90 डिग्री नहीं बना रहा, ये एल्टीट्यूड नहीं है 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो तीनों एल्टीट्यूड से मिलने वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर। तो अब क्या समझ आई, क्या समझ आई, राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर बाउंड्री पे मिल रहा है ट्राइंगल की, एक्यूट एंगल में, अब मान लीजिए एक्यूट एंगल है ए बी सी, अब सी पॉइंट से आप डालेंगे, अंदर तो किसी हाल में नहीं आ रहा ये 90 डिग्री, तो बाहर ही आएगा मजबूत। इसी तरह आप ए को उस तरफ डालेंगे जैसे यहाँ कट कर जाए, ए से उस तरफ पॉइंट बढ़ाएंगे जिस तरफ मेरा सी पॉइंट कट करे, क्योंकि ऑर्थो सेंटर वही है जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। तो इसलिए मैंने ए से डालना चाहूँगा तो इधर डालूंगा तो कहीं भी 90 डिग्री नहीं मिल रहा, कहीं भी 90, तो इससे मैंने 90 डिग्री डाला बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ 90 डिग्री डालूंगा तो ये मिला, तो ये भी एल्टीट्यूड, क्योंकि इसने भी 90 डिग्री बनाया, इसने भी 90 डिग्री बनाया, और बी ने भी तो बनाएगा ही, क्योंकि दोनों तरफ एक्यूट है तो बना लेगा। तो अब तो ये बाहर बनाएगा। तो अब क्या समझ आया कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑन दी बाउंड्री मिलेगा ऑर्थो सेंटर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड द सर्किल मिलेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल मिलेगा, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बोलो भाई इनसाइड द ट्राइंगल मिलेगा। एक्यूट में इनसाइड, ऑब्ट्यूज में आउटसाइड, और राइट एंगल में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में बाउंड्री पर। तो ऑर्थो सेंटर समझ में आया कहाँ पे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन है वही जो तीनों एल्टीट्यूड से मिलके बन रहा है। समझ में आया एल्टीट्यूड। और ये एक बात और अच्छे से याद रख लेना कि ऑर्थो मीडियन या एल्टीट्यूड तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस से ही जाएंगे, तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस से ही जाएंगे, सी से, ए से, बी से, सी से, बी से, ए बी सी, तो तीनों पॉइंट टच हो काम हो कर रहे होंगे, तीनों पॉइंटों पे टच हो रही होगा, एल्टीट्यूड हो रहा है हर यहाँ भी सी ए बी ए, तो कहीं भी देख लो तीनों पॉइंट पे एल्टीट्यूड टच होना चाहिए। इसी तरह मीडियन भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट वर्टिसेस पे टच होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। तो ये तो थे हमारे दो सेंटर जो हमने देख लिए। कौन कौन से सेंटर देखे हैं, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। अब ये इसके निकालते कैसे, जो पॉइंट आया उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो सिलेबस में नहीं होता, क्या ये पता होना चाहिए, बहुत है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक और सेंटर जिसका नाम है सरकम सेंटर। क्या नाम है, सरकम, स्पेलिंग गलत लिखी, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है देखते हैं, तो जब फटाफट एक बार उसे जितना पढ़ा रिवाइंड करो फटाफट। हाँ भाई, तो सरकम सेंटर क्या है, तो ट्राइंगल में होगा, बना लो ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट सरकम सेंटर कहलाता है। समझ में आ रही है बात। ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट सरकम सेंटर कहलाता है। वहाँ एल्टीट्यूड था, उससे पहले मीडियन था, अब क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सपोज दिस लाइन ए बी, अगर मैंने कह दिया एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब एल ए बी पे 90 डिग्री भी बना रहा है और ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। एल्टीट्यूड में क्या होता था, सिर्फ 90 डिग्री बना रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। मीडियन में क्या हो रहा था, सिर्फ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। अगर दोनों काम हो रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो दिस इज नॉन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। अब चलो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट सरकम सेंटर कहलाएगा। मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का ए बी सी, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लें, सपोज दैट कैसे बनाए, इस तरीके से बनाते हैं कि ये यहाँ से
मतलब क्या है देखिए, ये मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करी है, दिस दिस दिस। देखो क्या है, ये नाम दे दूँ एल, ये नाम दे दूँ बी सी पे, ए बी को नाम दे दिया एन, और ए सी पे नाम दे दिया एन। 3 लाइनें मैंने ड्रा करी एल एम। तो देखिए बी सी पे 20 ओ मान ले रहा हूँ पॉइंट। तो बी ओ एल देखो 90 डिग्री भी है और इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो इसका मतलब ओ एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह मैंने ले ली एम लाइन, तो इसे नाम दे दे रहा हूँ मैं क्यू। तो ए क्यू एम क्या देखो, ए क्यू एम 90 डिग्री भी बना रहा है और इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। इसी तरह मैंने नाम दे दिया इसे एन, तो यहाँ पे पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ मैं आर। तो ए आर एन 90 डिग्री भी बना रहा है और ए सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो वो पॉइंट जो किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिले, दिस इज नॉन एज सर्कमसेंटर। वो क्या कहलाएगा, सर्कमसेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कमसेंटर कहलाएगा। तो परपेंड, अब एक बात और सुनिए, यहाँ पे देख लो तीनों कोई भी पॉइंट नोटिस करो कि वर्टिसेस से टच नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखो सी पे नहीं है पहले ही, बी पे नहीं है पहले ही, ए पे नहीं है पहले ही। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्टिसेस से टच नहीं करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसके जो पॉइंट, मतलब जो जैसे वहाँ पे हो रहा था मीडियन में, कि मीडियन जो होगी वर्टिसेस से टच होती हुई जाएगी ट्राइंगल के, ऐसी एल्टीट्यूड वर्टिसेस से टच हो रही होगी। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो वर्टिसेस से टच हो ही रहा हो। पहले ये बात क्लियर कर लो, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का भी एंगल बनाना है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 90 डिग्री का एंगल यहीं बनेगा, और अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना भी लूँ तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मान लो यहाँ पे करना है इक्वल पार्ट में डिवाइड, मेरे कहने का मतलब क्या है। अब जैसे मैंने ये ज्वाइन कर दी, ऐसे नहीं समझो, नमूना दूँ, ठीक है। अब मैंने ये ज्वाइन कर दी, तो जाहिर अच्छी बात है कि 90 डिग्री बना रहा है। क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है? तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब भी नहीं समझे हो, अभी समझोगे। अभी ये तो ये तो बना रहने देना, और बड़ा ट्रायंगल बनाऊंगा, कैसे बनाऊँ ये आप समझो। ये 90 डिग्री तो है साहब, क्या ये पार्ट मतलब यहाँ से ए ओ और ओ बी बराबर है ना? किसी हाल में नहीं है। ए ओ और ओ बी बराबर नहीं है किसी हाल में। अब भी नहीं समझे, आप समझो। क्या ए ओ और ओ बी आपस में बराबर है? नहीं, किसी हाल में नहीं हो सकते। हाँ, ये कह सकते हैं हम सी ओ इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब मैंने ये कह दिया, अब AO इक्वल है किससे, मतलब कि अब मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, अब CO ने AO और CO को बराबर बांटा, AO और BO को बराबर बराबर बांट दिया। चलिए ये वाली बात सही है कि AO और BO बराबर है। क्या अब ये 90 डिग्री है ना? तो यहाँ 90 डिग्री है, बराबर नहीं है, या बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। अगर दोनों करना है, अगर दोनों करना है तो क्या हो जाएगा, दोनों चीजें करनी है। देखो यहाँ से देखो, हम ये देखेंगे कि AB का मिड पॉइंट ये मिला मुझे सपोज। अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, तो अब देखो, तो परपेंडिकुलर ये खींचा तो मुझे पॉइंट यहाँ मिला, ना कि इस पॉइंट पे। जैसे अब तक CO, जैसे मीडियन में अभी हमारा, तुम रोक के पीछे करोगे तो मीडियन में क्या हो रहा था हमारा, मीडियन में ये हो रहा था कि जो लाइन आ रही थी वो C पॉइंट से ही आ रही थी, CO। ऐसे अगर मैंने एल्टीट्यूड डाला था इस ट्राइंगल पे, तो कहाँ से आ रही थी, C से ही पॉइंट डाला था O पे। पीछे करके देखो, अभी मैंने जो अभी बताया मीडियन और एल्टीट्यूड अलग अलग। अब दोनों चीज़ें एक साथ है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि C से टच हो। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये वाली बात क्लियर। तो सरकम सेंटर भी क्लियर। अब सुनो, एक खासियत और होती है सरकम सेंटर की,
अगर मैं इस सेंटर से ए को रेडियस भरूं, सर्कम सेंटर क्या होता है समझ तो आ गया ना, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट। अगर मैंने इस सर्कम सेंटर से ए को रेडियस भरा और देन द सर्किल ड्रॉ, और मैंने ये सर्किल ड्रॉ करा, यार सर्किल तो नहीं लग रहा लेकिन मान लो यार मैथ के स्टूडेंट, तो ये सर्किल ड्रॉ करा तो 100% देखो जितना ओ, यहाँ से सेंटर को मैंने माना इसे ओ, तो ओ ए जितना होगा उतना ही ओ बी होगा, उतना ही ओ सी होगा। तो मतलब कि सर्कम सेंटर से हम किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टिसेस को मेजर करके रेडियस भर के, मतलब किसी भी सर्कम सेंटर पे हम कंपास सकें और उससे ट्राइंगल के किसी भी वर्टिसेस को मेजर करें अपने कंपास में, एंड देन द सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो सर्किल के तीनों यानी ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, तीनों पॉइंट है, उस सर्किल की बाउंड्री को टच करेंगे और ट्राइंगल इनसाइड द सर्किल बनेगा, सर्किल के अंदर ट्राइंगल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब एक बात सुन लो, ये बात बहुत सुननी होगी, अगर फिगर सर्किल के अंदर है तो उसको हम सर्कम स्क्राइब कहते हैं, सर्कम स्क्राइब कहते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लेना, सर्कम स्क्राइब कहते हैं। और जो ये सेंटर यानी सर्कम सेंटर है वो इस सर्किल का भी सेंटर होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि इसी सेंटर से हमने सर्किल बनाया है, तो ये सेंटर सर्किल का भी है, सर्कम सेंटर भी है, और सर्कम सेंटर से अगर सर्किल बनाएंगे ट्राइंगल की किसी भी वर्टिसेस को पकड़ के तो वो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। सर्कम सेंटर कंप्लीट, समझ आया, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। बस सर्किल अगर फिगर सर्किल अंदर है या स्क्वायर अंदर है मान लो, या रेक्टेंगल अंदर है, तो अगर सर्किल के अंदर फिगर है तो सर्कम स्क्राइब कहलाती है। पढ़ा होगा शायद, ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो अब याद कर लो कि सर्किल के अंदर कोई भी फिगर है, सर्किल बाहर है फिगर अंदर है तो सर्कम स्क्राइब कहलाएगा। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट रह गया है, वो और जान लो तो और बढ़िया बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये क्या था, सर्कम सेंटर था। अब एक पॉइंट और है, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है भैया, ट्राइंगल की बात है, ट्राइंगल बनाओ यार। एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट इन सेंटर होता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सपोज दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो वो लाइन जो इसे 30-30 में बांट दे, दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल था, ये बंदा इसे इस लाइन ने 30-30 का कर दिया, तो दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा आधा कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या था, 90 डिग्री पे लाइन आई और बाइसेक्ट आधा आधा बाइसेक्ट कर दिया। और अब देखो ABC, सपोज दैट एंगल ABC को इस लाइन ने आधा आधा बांटा L में, इसी तरह एंगल ACB को इस लाइन ने आधा आधा बांटा M में, इसी तरह BAC को N लाइन ने आधा आधा बांटा। अरे यार पॉइंट चौक बहुत हार्ड है, दोबारा ABC, तो ये देखो इसने इससे बांटा L, इसने इसे बांटा M, इसने इसे बांटा, तो एंगल ABC को BL ने आधा आधा बांट दिया, इसी तरह एंगल ACB को CM ने आधा आधा बांट दिया, इसी तरह एंगल BAC को AN ने आधा आधा बांट दिया। तो एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, इन सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इन सेंटर, जो हमारा एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट होगा वो इन सेंटर कहलाएगा। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, क्या सुन लेना, जैसे ये NO है या CO है या LO है या BO है या MO है या AO है, कोई सा भी AO, मतलब जैसे NO CO BO MO LO AO कोई सा भी उठा लो, तो मैंने NO पकड़ लिया। अब NO से मैं अगर 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ, मिसाल के तौर पे ये बना 90 डिग्री का एंगल,
NO से। और अब मैं O से उस जो 90 डिग्री के बनाया है यानी ये, इसे नाम दे दूँ Q। तो हाँ, तो OQ को मैंने अगर सर्किल में भरूंगा, OQ को मैं सर्किल में सर्किल कह रहा हूँ यार, कंपास में भरूंगा। OQ को मैं कंपास में भरूंगा, उसके बाद मैं सर्किल ड्रा करूंगा, तो समझ लेना कि वो यार फिर सर्किल से नहीं बना, क्योंकि ज्योमेट्री से नहीं हो रहा है, ज्योमेट्री से काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो अंदाजा है। तो वो सर्किल जो है इनसाइड द सर्किल जो है इनसाइड द ट्राइंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कब? जब मैं कोई सा भी, आप LO उठा लो, आप CO उठा लो, आप BO उठा लो, आप MO उठा लो, आप AO उठा लो, कोई सा भी O उठा लो, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, और जो एंगल बनाया है आपने, जैसे मैंने OQ से एंगल कंप्लीट करा है, तो उस OQ को सर्किल में कंपास में भर के आप सर्किल बनाएंगे, तो सर्किल इनसाइड द ट्राइंगल बन जाएगा। और जो OQ होगी, जो आपने परपेंडिकुलर खींची है, वो इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक? अच्छा, अब एक बात सुनिए, अगर सर्किल फिगर के अंदर है, चाहे वो स्क्वायर, चाहे रेक्टेंगल, चाहे ट्राइंगल, कुछ भी हो, तो वो इंस्क्राइब कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्क्राइब। समझ में आया? फिगर इंस्क्राइब कब कहलाएगी? जब हमारा सर्किल किसी फिगर के अंदर होगा तो वो इंस्क्राइब कहलाएगा। और सर्कमस्क्राइब कब कहलाएगा? जब हमारा सर्किल फिगर के बाहर होगा, जैसे सर्कम सेंटर से हुआ था, और इन सेंटर से फिगर हमारा सर्किल के अंदर बनेगा। समझ में आया? अच्छा, ये बन रहा है, 90 डिग्री डाल रहे हैं, जैसे मैंने अभी इतनी बातें कही कि एल्टीट्यूड डालो, और तो सेंटर में एल्टीट्यूड से मिलने वाला पॉइंट, परपेंडिकुलर, और जिसमें हमने सर्कम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट। अब ऑर्थो सेंटर के लिए हम ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कैसे डालें, और सर्कम सेंटर में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डालें, और मीडियन कैसे डालें, और ये हमने जो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कराया, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे करें। तो बेटा ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री की हैं, जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ी होंगी, या 9-10 पे जिसमें ज्योमेट्रिकल आर्ट होगी, ज्योमेट्रिकल आर्ट, वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे, ये कैसे पढ़ते हैं। तो ये मैथ्स का तो हिस्सा है नहीं, मतलब मैथ्स का हिस्सा है ज्योमेट्री, मैथ का हिस्सा है ज्योमेट्री, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड डालना, ये सब सिखा दिया जाता है पहले ही ज्योमेट्री के अंदर। अगर वैसे हमारे सिलेबस में ज़रूरी भी नहीं है 9-10 में सीखना कि कैसे परपेंडिकुलर, बस क्या ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनना है तो क्या है, एल्टीट्यूड से बनना है तो क्या है, मीडियन से बनना है तो क्या है, ये पता होना चाहिए। बनाने को नहीं है, अगर ट्राइंगल में आप बनाइए, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाए थे कि ऑर्थो सेंटर बनाइए, तो आप बना रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं तो डाल ही नहीं पा रहे, सॉरी ऑर्थो सेंटर के लिए एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, तो ऑर्थो सेंटर के लिए एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए, बनाने के लिए नहीं आएगा, बस ये आएगा कि अगर एल्टीट्यूड से मिलने वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, और इन सेंटर क्या होता है, तो आप कहेंगे इन सेंटर वो होता है जो एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट होता है। तो ये ज़्यादा नहीं पूछेगा कि आप एंगल बाइसेक्टर करके दिखाओ, पॉइंट निकालो ना, ये पहले था जब हमसे एंगल बाइसेक्टर निकलवाया था, ज्योमेट्री में पढ़ा है हमने इस 8th क्लास वगैरह में, 9th में। तो अभी बस जो पूछा जाएगा, इनको बनवाया नहीं जाएगा, इनका पूछा जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आप कह देंगे सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो ये वाली बातें सारी समझ आई, तो एक बार रिवाइज कर लो मेरा फटाफट, क्या क्या शुरुआत। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन से मिलने वाला पॉइंट। उसके बाद क्या पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड से मिलने वाला पॉइंट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, इनसाइड द ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, बाउंड्री के ट्राइंगल की बाउंड्री पर। कहाँ, कौन सी बाउंड्री पर, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा, और एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। तो सारे सेंटर समझ आए, दिमाग सेंटर में हो गया, चलो बेहतर है। अगले टर्म पे हम लास्ट टॉपिक हमारा रह गया सेक्शन फार्मूला, उसे डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, जो ना आए पूछिए। पूछेंगे कहाँ, पूछेंगे यहाँ, 7 ये
844060। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और पूछिए, अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है जो समझ ना आई हो वो पूछिए, ठीक है। तो पढ़िए इसे और मज़े कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।